भाई लोग 16वीं सदी के आगाज तक हमारे यहाँ साइंस में यही नहीं स्टेब्लिश हो पाया था कि इस दुनिया में पहले अंडा आया या फिर मुर्गी। लेकिन 16वीं सदी के दौरान ही मुर्गी और अंडे की अहमियत उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ गई जब मशहूर साइंटिस्ट कोपरनिकस ने बताया कि हमारी जमीन अंडे की शक्ल की यानी बेजवी शक्ल रखती है। और आज हम जानते हैं कि मुर्गी और अंडे का ये साइकिल किस तरह से रूनुमा होता है। तो आइए ये सफर शुरू करते हैं। हम जा रहे हैं इंक्यूबेशन सेंटर जहां पर ऐसे अंडे लाए जा रहे हैं जिनसे बच्चे निकलवाए जाएंगे। इंक्यूबेशन सेंटर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गोरी खातून इन अंडों को वेलकम करने के लिए मौजूद है। लेकिन अगर यही काम इंडिया और पाकिस्तान में हो रहा हो तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मूंछों वाले एक मोटे से अंकल इन अंडों को इंक्यूबेशन सेंटर में वेलकम करेंगे। बहरहाल इंक्यूबेशन सेंटर में सबसे पहले अंडों को लाइव एम्ब्रियो डिटेक्शन मशीन से गुजारा जाता है। इस टेस्ट से जिसमें ये चेक किया जाता है कि आने वाले अंडों में एम्ब्रियो की सूरत में जिंदगी के आसार मौजूद हैं या नहीं। इस टेस्ट के बाद ऐसे अंडे जिनमें एम्ब्रियो मौजूद ना हो या फिर सेहतमंद एम्ब्रियो मौजूद ना हो, इनको मशीन के जरिए से डिटेक्ट करके अलहदा कर दिया जाता है और अगले प्रोसेस के लिए सिर्फ ऐसे अंडों को चुना जाता है जो कि अपने अंदर एक सेहतमंद एम्ब्रियो रखते हो। यहाँ ये बात दिलचस्पी के लिए जानना लाजमी है कि मार्केट में मौजूद जिन अंडों से आप ऑमलेट बनाते हैं, इनमें से बहुत सारे अंडे इसी मशीन के टेस्ट से फेल होने के बाद मार्केट में आते हैं। यानी ये ऐसे अंडे होते हैं जिनमें एम्ब्रियो मौजूद नहीं होता और ये इतनी अहलियत नहीं रखते कि दोबारा से एक जिंदगी को जन्म दे सके। लाइव एम्ब्रियो डिटेक्शन मशीन से गुजरने के बाद अगर अंडे खाने के लिए मौजू ना हो तो इनको ज़ायद कर दिया जाता है और अगर ये खाने के लिए सेहतमंद हो तो इनको मार्केट में फरोख्त के लिए भेज दिया जाता है। इस टेस्ट से गुजरने के बाद अंडों को हैच के ट्रे में मुंतकिल किया जाता है और इस ट्रे या फिर क्रेट के अंदर अंडों को इस तरह से सेट किया जाता है कि जर्दी वाला हिस्सा अंडे के दरमियान में मौजूद रहे। ऐसा इसलिए लाजमी है कि किसी बैक्टीरिया के अंडे पर हमला आवर होने की सूरत में ये जर्दी वाला हिस्सा जो कि दोबारा से जिंदगी को जन्म देने की सलाहियत रखता है, ये बैक्टीरिया के अटैक से महफूज रहे। यही वजह है कि मार्केट में मौजूद खाने के लिए दस्तयाब अंडे को भी ट्रे में इसी तरतीब से सेट किया हुआ होता है ताकि वो ज्यादा लंबा अरसा तक खाने के काबिल रह सके। हैच के ट्रे में अंडों को मुंतकिल किए जाने के बाद अगले मरहले में अंडों की वैक्सीनेशन की जाती है। इस मरहले में आप देख सकते हैं कि अंडों को खास तरतीब से रखने का मकसद बिल्कुल वाज़े हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मशीन वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल होती है, इसकी नीडल यानी सुई सही अंदाज से और एक बिल्कुल सही गहराई तक अंडे के अंदर जाते हुए इनमें वैक्सीन मुंतकिल करती है। यहाँ से अंडों को ऐसी ट्रे में मुंतकिल किया जाता है जहाँ पर अंडों से चूजे बनने के अमल मुकम्मल होने के बाद नए पैदा होने वाले चूजे यानी चिक्स के लिए इब्तदाई खुराक और पानी का बंदोबस्त मौजूद हो और इन अंडों को ऐसे माहौल में रख दिया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर एम्ब्रियो से प्रोसेस होकर बच्चा बनने के अमल तक के लिए नॉर्मल हो। मुकर्ररा दिन गुजरने के बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं और साथ ही इनके लिए खुराक और पानी का बंदोबस्त मौजूद होता है। हैचिंग का प्रोसेस यानी अंडों से चूजे निकलने का अमल जब मुकम्मल हो जाता है तो चूजों को एक नए टेस्ट से पास होना है। ऐसे टेस्ट में इंतहाई लागर या फिर बीमार चूजों को अलग कर दिया जाता है और सेहतमंद चूजे को पोल्ट्री फार्म या फिर दूसरे फार्म में मुंतकिल किया जाता है जहां पर इनकी बकिया अफजाइश हो सके। अगले मरहले में पोल्ट्री फार्म पर इन चूजों या फिर मुर्गी के बच्चों को जिस माहौल में रहना है जहां पर इसको कंट्रोल्ड शेड से महफूज किया जाता है। इस फार्म में जमीन की सतह पर मट्टी या फिर लकड़ी का बरादा डाला जाता है जो कि चूजों के पेशाब की बदबू और दूसरे फजलों को दूर करने के लिए काम करता है। दरअसल इस कंट्रोल शेड का बुनियादी मकसद चिक्स यानी चूजों को मुतवाज़न टेम्परेचर मुहैया करने के साथ साथ इनको मुकर्ररा वक्त पर खुराक और पानी मुहैया करना भी है। इस मकसद के लिए पोल्ट्री फार्म की मौसमी सूरत हाल के पेश नजर एयर कंडीशनर या फिर हीटर का इस्तेमाल किया जाता है। हेचरी फार्म से चूजों को पोल्ट्री फार्म में मुंतकिल करने से पहले इनको जरूरी वैक्सीनेशन भी की जाती है। ये वैक्सीनेशन ऐसी बीमारियों के खिलाफ होती है जो कि किसी भी इलाके में ऐसी बीमारियों के जरासीम को कंट्रोल करते हैं जो कि इन चूजों पर असरअंदाज होकर इनको बीमार कर सकते हैं या फिर इनकी मौत का बायस बन सकते हैं। कंट्रोल शेड में चूजों को पानी और खुराक देने के लिए जो भी मशीन इस्तेमाल की जाती है, इनके डिजाइन मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इन सब में ये बात कॉमन है कि वो खुराक की मकदार को कंट्रोल करें और खुराक और पानी को जाया होने से बचाएं। पानी भी ऐसी मशीन से मुहैया किया जाता है जिसमें से चूजे प्यास लगने पर एक तरह से सक करते हुए पानी हासिल कर सकें और किसी भी तरह से पानी जाया होकर फर्श पर ना फैले और कीचड़ की आबाइश
باعث نہ بنے۔ پولٹری فارم پر چوزے تقریباً 1.5 ماہ سے 2 ماہ تک کا وقت گزارتے ہیں، لیکن یہاں پر جوان ہونے والے مرغی کے بچے 2 الگ اقسام میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ایسے چوزوں پر مشتمل ہے جن کو گوشت حاصل کرنے کے لیے پالا جاتا ہے اور دوسری قسم کو انڈوں کے لیے۔ برائلر جو کہ چکن کی ہی ایک صورت ہے، اس کو گوشت کے لیے پالا جاتا ہے اور ان کو مقررہ وزن حاصل کرنے کے بعد سلاٹر ہاؤس میں منتقل کر دیا جاتا ہے جس سے گوشت حاصل کیا جا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ برائلر چکن کی وہ قسم ہے جو کہ دوبارہ سے انڈے بننے کے پروسیس تک نہیں پہنچ سکے گی۔ بہرحال یہاں پر چکن کو کنویئر بیلٹ کے ذریعے سے مذبح خانے کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ سلاٹر ہاؤس میں مرغیوں کو الٹا لٹکا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یقینی طور پر ایسا ان کو سزا کے طور پر نہیں کیا جا رہا، بلکہ وہ مشین جو مرغیوں کو ذبح کرنے کے لیے ان کے جسم کے مخصوص حصے پر تیز دار بلیڈ سے کٹ لگاتی ہے، اس کی سیٹنگ اس طرح سے ہے کہ مرغیوں کی گردن ایک سیدھی لائن میں اس کے سامنے آئے۔ چنانچہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مرغیوں کو الٹا لٹکا کر اس مشین کے سامنے سے گزارا جاتا ہے۔ اس مشین سے گزرنے کے بعد ان کے جسم سے کھال بھی علیحدہ کر لی جاتی ہے۔ پھر اسی پوزیشن میں مرغی جیسے ہی کنویئر بیلٹ پر آگے کی طرف اپنا سفر جاری رکھتی ہے اور اس اگلے سفر میں ورکرز اس کنویئر بیلٹ کے مختلف حصوں پر موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کی ٹانگیں کاٹ کر اس کے باقی جسم سے الگ کر دیتے ہیں۔ اس سے اگلے مرحلے پر مرغی کے پیٹ پر کٹ لگایا جاتا ہے تاکہ اس کی آنتوں اور دوسری کثافتوں کو الگ کیا جا سکے۔ اسی طرح سے مرغی کا یہ سفر جاری رہتا ہے اور سلاٹر ہاؤس کے سپر فاسٹ ورکرز مرغی کو مختلف الگ حصوں میں کاٹ دیتے ہیں۔ مرغی کی اس طرح سے الگ حصوں میں کٹنگ کے بعد اس کو مخصوص طرح سے پیک کر دیا جاتا ہے جہاں سے یہ مارکیٹ میں گوشت کے طور پر دستیاب ہوتی ہے۔ اگر دوسری طرف انڈے دینے والی مرغیوں کا ذکر کریں تو ان کو ایک مقررہ عمر تک پہنچنے کے بعد ایک ایسے گھر یا ایسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر انڈا دینے کے عمل کو بخوبی انجام دے سکیں۔ اس مقصد کے لیے خصوصی طور پر ایسے چیمبرز بنائے جاتے ہیں جن میں بیٹھ کر مرغی انڈا دے سکتی ہے۔ ان انڈوں کو پھر کنویئر بیلٹ کے ذریعے سے لے جاتے ہوئے نہ صرف صاف کیا جاتا ہے بلکہ پیکنگ کے مرحلے تک لے جایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر پھر سے دوبارہ انڈے اور مرغی کا سائیکل شروع ہو جاتا ہے، یعنی اگر ان انڈوں سے بچے نکالنا مقصود ہو تو ان کو لائیو ایمبریو ڈیٹیکشن مشین پر سے گزارا جائے گا، یا پھر دوسری صورت میں اگر ان انڈوں کا مقصد صرف ان کو خوراک کے طور پر استعمال کرنا ہے تو ان کو پیکنگ کے لیے پیکنگ مشین کی طرف بھیجا جائے گا۔ پولٹری فارم میں مرغیوں کے اسٹے کے دوران ان کا جو بھی فضلہ حاصل ہوتا ہے اس کو کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کھاد مختلف زمینداروں کو فروخت کر دی جاتی ہے جو کہ ایک آرگینک سبسٹانس کے طور پر کام کرتے ہوئے فصلوں کی اگاؤ اور پیداوار میں بہتری کا باعث بنتی ہے۔